Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see the new chapter. The name of chapter is depreciation, unit number 2 for the 11th commerce English medium. Now first of all, what is depreciation? कि इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि depreciation क्या है? Now depreciation का मतलब होता है कि asset की वैल्यू यूज़ करने से ग्रेजुअली उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई कार परचेस की है तो वो कार जो है पहले साल में लाए हो तो दूसरे साल में आप सेम प्राइस पे नहीं बेच पाओगे। हाँ, इफ़ यू वांट टू सेल द सेम कार देन यू कांट गेट एग्जैक्ट प्राइस व्हाट यू बॉट एट व्हाट यू बॉट। तो क्या होता है कि जो कोई भी असेट आप यूज़ करते हो तो ग्रेजुअली उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इसलिए अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि एक फिक्स रेट ले लेते हैं कि इतना हर साल माइनस कर देना है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक ये कार्टर ने डेफिनेशन दी है, डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी रीजन। एनी रीजन मतलब हो सकता है उसकी यूजेबल वैल्यू कम हो रही हो सकता है उसकी लाइफ कम हो रही है, वट एवर इट इज। और स्पाइसर एंड पैगलर ने दिया है, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी कॉज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब दोनों ही सेम कह रहे हैं कि एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या एसेट की लाइफ जो एग्जॉस्ट हो रही है उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स असेट पे रखा जाता है, करंट असेट पे कभी भी डेप्रिसिएशन होता नहीं है। डेप्रिसिएशन उसी का होता है जिसकी यूजफुल वैल्यू है। डेप्रिसिएशन इंडिकेट कंटिन्यूअस एंड द परमानेंट रिडक्शन इन द यूजफुल वैल्यू ऑफ एन एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंस, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस क्योंकि हर साल रखना होता है एसेट पे। रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ अमाउंट का मतलब होता है जैसे कि गुडविल है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको हम माइनस करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन नहीं, उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड इन कैश लाइक सैलरी एंड रेंट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिटर्न ऑफ। आप वैल्यू में से क्या करते हो? माइनस कर देते हो। नाउ यूज ऑफ एसेट, सो डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कंजप्शन अलॉन्ग विद द टाइम, कि आप एसेट का कितना यूज कर रहे हो और टाइम कितना लैप्स होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड किया जाता है। नाउ ये नॉर्मली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है, या यूं कहें जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तब डेप्रिसिएशन काउंट करना होता है, या फिर सेल करते टाइम, असेट का सेल करते टाइम। प्रोविजन, सो डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन, वन काइंड ऑफ प्रोविजन। ठीक है, हालांकि डेप्रिसिएशन रखने से टैक्सेशन में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कंपनी को। तो कितने मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के? तो डेप्रिसिएशन के मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हमारी बुक में है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये भी हमारी बुक में है। एन्यूटी मेथड हमारी बुक में नहीं है। डेप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड मेथड नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये भी हमारी बुक में नहीं है। रिवैल्यूएशन मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, डिप्लेशन मेथड, माइलेज मेथड, मशीन आर रेट मेथड। तो बहुत सारे ऐसे 10 मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 2 ही मेथड इस बुक में आने वाले हैं। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM। Is that clear? So let's start fixed installment method. So under this method, this is a very simple and widely used method. Under this method, the annual amount of depreciation remains identical, मतलब same रहता है। The graph of depreciation each year remains a horizontal line, मतलब अगर एक बार फिक्स कर दिया गया कि डेप्रिसिएशन 10,000 गिना जाएगा, मतलब हर साल फिर वो 10,000 ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। नाउ प्रोसीजर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ यू वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि जो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो वो कितने में खरीदी है।
10 साल बाद, 15 साल बाद या जितने भी साल यूज़ करने के बाद आप उसे बेचोगे तो उसकी भंगार की कीमत, स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाई लाइफ, डिवाइडेड बाई क्या, लाइफ। तो सिंपली ये शॉर्ट फॉर्म बनता है C माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। क्लियर? नाउ ये फाइनली डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आ गया। बेनिफिट क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। दिस मेथड इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल एवरी ईयर, नो फ्रीक्वेंट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड, कि डेप्रिसिएशन हमें हर साल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है? अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल एवरी ईयर, thus no appropriate balance is maintained between depreciation and maintenance expense। तो maintenance expense और depreciation के बीच में हम कोई भी क्या बोलते हैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। इन द इनिशियल ईयर ऑफ asset the repairing expense is minimum, और जैसे जैसे टाइम होता है आगे जाते हैं वैसे रिपेयरिंग एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो तो रिपेयरिंग एक्सपेंस आप काउंट नहीं करते क्योंकि डेप्रिसिएशन में वो आ जाता है। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इग्नोर्ड, कि आपने जो वस्तु खरीदी है उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इग्नोर किया जाता है, हालांकि वो दूसरे वाले में भी इग्नोर ही करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी इग्नोर होता है। नाउ डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्री कैसे दी जाती है? तो जब आप परचेस करते हो तो एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है जैसे कि कैरेज है या एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा किया है तो उसे कैश या बैंक के थ्रू लिखा जाता है। जब आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो तो असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो एसेट हो जाता है क्रेडिट। तो जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और फिर ये डेप्रिसिएशन जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो थर्ड एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से एक साल में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2 एंट्री होती है और परचेज की 1 एंट्री होती है। तो इस तरह से हो गई तुम्हारी 3 एंट्री। ठीक है, नाउ पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं, रीड कर रहा हूं मैं इलस्ट्रेशन। सीला लिमिटेड हैज़ परचेज्ड मशीन फॉर 48,000। Sila Limited purchase for 48,000 on 1/4/2012. Installation expense of this machine was 2,000. Okay, तो 48,000 का मशीन प्लस 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 50,000। An estimated life of this machine is 10 years and scrap value of machine is expected 10,000. ओके, तो डेप्रिसिएशन आप कैसे फाइंड करोगे? तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल C मीन्स कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई N। तो कॉस्ट है आपका 50,000, 50,000, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 डिवाइडेड बाई N, दैट इज 10 ईयर गिवन टू यू, सो डिवाइडेड बाई 10। तो इसे अगर हटा दें 50 माइनस 10 40, 40 डिवाइडेड बाई 10, आंसर इज 4,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो आपका रहेगा 4,000। आगे डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन एंड एनुअल डेप्रिसिएशन रेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं वो अभी देख लेते हैं। देखो हमने डेप्रिसिएशन फाइंड कर दिया 4,000। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडिंग ऑन 31st March, prepare journal entries, machine account, depreciation account for the first 3 year, disclose the accounting effect in the accounts for the first year. Okay, तो डेप्रिसिएशन तो फाइंड कर लिया, अब डेप्रिसिएशन का रेट भी फाइंड करना है। कैसे रेट फाइंड होता है तो लेट्स सी। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन 4,000। अब रेट फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 अगर आप करोगे तो ये आपका मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का रेट। तो ये रहा डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, आंसर इज 8%। ओके, हालांकि ये तो बस फाइंड ही करना था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह 1 मार्क्स इसके काउंट होते हैं। नाउ आप एंट्री करोगे तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी परचेस की। तो परचेस की एंट्री करोगे तो क्या होगा, मशीन कम्स इन, मशीन है ना, हाँ मशीन। तो पहली एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 48,000 टू कैश अकाउंट 2,000, क्योंकि 2,000 आपने कैश दिया है, डेट है 1/4/12। ठीक है, फिर
जब ईयर एंड होगा, देखो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हो गई एंट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो 1/4/12 को स्टार्ट हुआ है, तो ये एंड होगा 31/3/2013 को। तो अब डेप्रिसिएशन काउंट करोगे, जो कि हमने काउंट किया हुआ है, एंड दैट इज 4000, दैट इज 4000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4000 टू मशीन अकाउंट 4000। अब ये डेप्रिसिएशन चला जाएगा पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगले साल फिर से, तो 2013 के बाद आता है 2014 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सेम अमाउंट 4000 एंड 4000। फिर वापस से ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 एंड 4000। फिर एक साल बाद फिर से डेप्रिसिएशन रखोगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इस तरह से ये 3 साल का आपने लिख दिया जर्नल एंट्री। अब प्रिपेयर करते हैं मशीन अकाउंट। अगर आप मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो पहली जर्नल एंट्री जो आपने लिखी थी, क्या लिखा? आपने लिखा था मशीन अकाउंट डेबिट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में नाम आएगा टू बैंक टू कैश, टू बैंक 48,000, कैश 2000, इस तरह से। फिर आपने डेप्रिसिएशन रखा था, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। इज इट क्लियर? फिर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हो, तो आपका बैलेंस जो बचता है उसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2013, दैट इज 46,000। ये 46,000 जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये 46,000 जो है, सॉरी, हाँ, तो ये जो 46,000 ऐसे आप लिख दोगे 31/3/2013, बैलेंस कैरी डाउन 46,000। एक दिन बाद इसका बैलेंस लिखा जाएगा 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। इज इट क्लियर? अभी आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम 31/3 को एंट्री होगी। आपने क्या लिखा था एंट्री? डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू मशीन अकाउंट 4000, और ये फिर इसके बाद वाली एंट्री थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट 4000। इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये साल पूरा हुआ, अगर आप क्लोज करते हो तो दोनों साइड सेम बैलेंस आइडेंटिकल रहेंगे, ये हर साल सेम रहेगा। फिर सेकेंड ईयर में आपने एंट्री की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू मशीन अकाउंट, है ना। ये लेजर पोस्टिंग जिन्होंने सीखा होगा ना, उनको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नाउ अकाउंट आप क्लोज करोगे, तो अकाउंट क्लोज करते हैं तो इस साइड का टोटल होता है 46,000, सेम टोटल 46,000, 46 माइनस 4 करेंगे तो 42,000, इसे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेम एक दिन बाद यहाँ लिख दिया जाएगा 42,000 ब्रॉट डाउन करके, और डेप्रिसिएशन जो था वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट 4000, और फिर से टोटल जो है वो टैली हो जाएगा। थर्ड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन रखोगे, तो एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000, ठीक है, और टोटल करोगे 42,000 माइनस करेंगे 4000 तो बचता है 38,000, और ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ये फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड का टोटल फिर से जो है वो टैली हो जाएगा। नाउ ये तो बना दिया आपने ना मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अगर एनुअल अकाउंट में बोला हो इफेक्ट देने के लिए, तो कैसे दिया जाएगा? तो एनुअल अकाउंट में इफेक्ट दे रहे हो, मान लो कि आप बैलेंस शीट का पहले, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में इस तरह की साइड होती है। देखो बैलेंस शीट में होता है, एक तो लायबिलिटी साइड होती है और दूसरा एसेट साइड होता है। एसेट में मशीन पहले साल में है 50,000 के, उसमें डेप्रिसिएशन रखा 4000, तो 4000 आ गया यहाँ पर। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए वो पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है। तो ये रहा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4000। इस तरह से एनुअल अकाउंट में इसकी इफेक्ट शो की जाएगी। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपका काम है कि यही सेम इलस्ट्रेशन जो है वो 2 बार करना, और एक्सरसाइज में सम नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे,
ठीक है, सम नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे और इलस्ट्रेशन 1 जो है वो 2 टाइम करोगे। सो थैंक यू, बाय बाय।